ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने साधा समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना। प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एटा में जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं सरकार के रिश्तेदार। सबूत पेश करने का भी दावा किया। भारतीय वायुसेना का प्लेन A-31 टेक ऑफ के 16 मिनट बाद लापता। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए हुआ था रवाना। प्लेन में 29 लोग हैं सवार। तलाश में नेवी ने भेजे 13 जहाज। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, हमारी सरकार ने रोकी यूरिया की चोरी, पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। दिल्ली में काम करने वाली सरकार है, यूपी में दौड़ने वाली सरकार चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। लखनऊ के कोतवालीगंज थाने में मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दयाशंकर सिंह की मां ने दर्ज कराया मामला। धारा 504, 506 और 509 में मामला दर्ज हुआ। और संसद वीडियो मामले में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की नसीहत के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने माफी मांगी। कहा, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। फेसबुक से भी हटाया गया विवादित वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। मिशन 265 प्लस यानी 265 प्लस, यह बीजेपी का लक्ष्य है। यानी बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 265 से ज्यादा सीटें जीतने का सपना देखा है। हालांकि यह सपना हकीकत में कैसे बदलेगा, यह बड़ा सवाल शुरू से ही है, क्योंकि बीजेपी की राह में रोड़े कुछ कम नहीं है। दयाशंकर प्रकरण के बाद बीजेपी की दुश्वारियां काफी बढ़ गई हैं। इससे उबरना और यूपी की सियासत में पार्टी को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलों के बीच आज गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो तेवर दिखाए, उससे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर बढ़ा होगा। विकास के वादों और दावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार रही। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ विकासवाद से यूपी का भला संभव है। परिवारवाद, जातिवाद के जहर से यूपी का भला नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि पैसे देने के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा, पैसे देने के बावजूद यूपी में काम अटका पड़ा है। इसलिए लखनऊ में रेंगने वाली नहीं, दौड़ने वाली सरकार होनी चाहिए। अब सवाल है कि मोदी ने किस आधार पर यूपी की अखिलेश सरकार को रेंगने वाली सरकार कहा। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स की आधारशिला रखी और बरसों से बंद पड़े खाद कारखाने के नवीनीकरण का भी शिलान्यास किया। सवाल यह भी है कि यूपी चुनाव से पहले ही गोरखपुर की जनता पर इतनी मेहरबानियां क्यों? 2 साल से ज्यादा हो गए मोदी सरकार को सत्ता संभाले हुए, लेकिन पीएम मोदी को गोरखपुर के तोहफे देने की याद पहले क्यों नहीं आई? हालांकि गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को खुश करने की कोशिश की। कहा कि पूरब और पश्चिम देश के विकास के 2 पहिए हैं, यहां किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के हित के लिए यूरिया की कालाबाजारी को रोका है। आलम यह था कि पहले यूरिया किसानों तक पहुंचती ही नहीं थी, हमने यूरिया की नीम कोटिंग करवाई। मोदी के भाषण सिर्फ किसानों के लिए नहीं थे, बल्कि आम लोगों को भी मोदी ने खुश करने की कोशिश की। कहा कि गोरखपुर में हर घर में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। कहा कि हमारी सरकार में अगर टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग 24 घंटे सरकार की आलोचना करने को तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को किसानों की कोई चिंता नहीं है। सवाल है कि किसानों की हित की बात करके क्या पीएम मोदी
वोट की फसल काट पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा मिशन 265 प्लस का ही हिस्सा है? आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। अगर आज हमारे दर्शकों ने टेलीविजन देखा होगा तो सुबह से लेकर अब तक लगातार बीएसपी की गालियों पर चर्चा हो रही है। यानी दयाशंकर सिंह के बयान, उसके बाद बहन जी की प्रतिक्रिया, संसद से लेकर सड़क तक बीएसपी के धरना प्रदर्शन और गाली वर्सेस गाली की स्थिति क्या है, इस पर खूब चर्चा हुई। हमने सोचा कि थोड़ा चर्चा का मिजाज बदलना चाहिए और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण इलाके गोरखपुर में पहुंचे हैं, वहां उन्होंने गोरखपुर और आसपास के लोगों को कई सौगातें दी हैं, राज्य सरकार को कई मामलों को लेकर कटघरे में खड़ा किया है, लिहाजा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। गाली वर्सेस गाली के शोर में प्रधानमंत्री का यह दौरा, उनकी सौगातें और उनके आरोप कहीं अनछुए न रह जाएं, इसलिए हमने प्राइम एजेंडा में आज इस विषय को उठाया है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता आईपी सिंह साहब इस डिबेट में जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। आईपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे नोएडा स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आईपी सिंह साहब आपसे है। सवाल यह है कि क्या जो नुकसान दयाशंकर का बयान कर चुका है, प्रधानमंत्री आज उस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश कर रहे थे और क्या वो उसमें कामयाब हुए? क्योंकि आज हमने देखा कि टेलीविजन पर ज्यादा हिस्सा गालियों पर चर्चाओं को लेकर है। प्रधानमंत्री के बयान और प्रधानमंत्री को लेकर जो प्रधानमंत्री ने सौगात गोरखपुर के लोगों को दी, 30 साल बाद एक खाद का कारखाना वहां चालू हुआ, उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को लेकर वहां बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी, किसानों को लेकर बात की, उन बातों पर चर्चा या तो कम रही या फिर नहीं हुई। आईपी सिंह साहब, देखिए रघुनंदन जी, आप देश के माने जाने पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि मीडिया अपने तरह से जो जरूरी होता है वो एजेंडा अपने अपने चैनल का तय करती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, पहले दिन जो कुछ हुआ उसके प्रति अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में खेद प्रकट किया, भारतीय जनता पार्टी ने खेद प्रकट किया और फौरी तौर पर एक कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी पार्टी ने किया। जैसे रघुनंदन जी की टीम, अगर प्राइम न्यूज की अगर टीम का कोई एक भी एंकर या कोई भी स्टाफ गलती कर दे तो प्राइमा फेसी आप यही करेंगे कि उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बाद में दर्शकों से खेद व्यक्त करेंगे। यही काम जैसे दयाशंकर ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बाद देश की संसद के अंदर मायावती ने जिस तरह महिलाओं का अपमान किया, गालियां दी और कल खुलेआम एक 12 साल की अबोध बेटी जो हम लोग की गोद में पली बढ़ी है, हम जानते हैं उस परिवार का, मां बहन की सरेआम तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस प्रकार के वो नारे, काशी राम के नारे से बहुजन समाजवादी पार्टी एक वर्ड यूज होता, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, बूमरैंग, एक ऐसा हथियार जो गर्दन काटने के लिए फेंकते हैं, अगर ठीक से सटीक नहीं फेंका तो स्वयं गर्दन काट देती है। वही हाल मायावती के बहुजन समाजवादी पार्टी का हो गया। आज उत्तर प्रदेश की जनता थू थू कर रही है। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी मिश्रा जी सभी बतावें कि मैं अपनी अबोध बेटी को किसके दरवाजे पर लेकर जाऊं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि बीएसपी 90 से पहले के एजेंडे पर आ गई और जब 90 से पहले के एजेंडे पर थी तो उसको 10 से 40 सीटें मिला करती थी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वोट की लालच में जिस तरह समाज को खुलेआम गालियां दी गई। सिंह साहब, आप तो शुरुआत से डिबेट में जुड़े, हमने ये कहा कि आज टेलीविजन पर इस सब में बहुत चर्चा हो चुकी है, हमारे दर्शक जानते हैं। हम तो जरा प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने आज सरकार को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया, कई सौगातों को देते हुए, उसको जरा समझना चाहते हैं।
मायावती जी पर और बीजेपी पर, दयाशंकर के बयान पर खूब चर्चा हुई है, खूब मजम्मत हुई है, आलोचना समालोचना सब हुई है। हमारा सवाल यह था सिंह साहब कि क्या प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल कर रहे थे और क्या इस डैमेज कंट्रोल को करने में उन्हें कामयाबी मिली या नहीं मिली? हमारा सवाल ये, हम पीएम मोदी के दौरे पर फोकस करना चाहते हैं सिंह साहब। नहीं, देखिए रघुनंदन जी, जिस इलाके में आज गोरखपुर के उस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आज आए और उन्होंने पूर्वांचल के लिए जो आवश्यक चीजें थी उसकी उन्होंने घोषणा की। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है और गोरखपुर मंडल का मेरा जिला, मेरे यहां से 80-85 किलोमीटर गोरखपुर आता है। और जो ज्वर, जो जापानी बुखार की बात आती है, जहां 1011 करोड़ के एम्स की आज आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी, आज उसका टेंडर भी जारी हो गया। तो आप समझिए कि उस तरह के पेशेंट मेरे अपने जनपद में भी बच्चे मरते हैं। मेरे देवरिया, वो पश्चिम बिहार का वो इलाका जहां की कम से कम 2 करोड़ आबादी इलाज कराने गोरखपुर आती है, नेपाल का वो तराई और नेपाल, यहां तक कि नेपाल के भी पेशेंट और जरूरतमंद लोग गोरखपुर आते हैं। और पश्चिम का इलाका लिया जाए, संत कबीर नगर और बस्ती, यहां से भी लोग गोरखपुर, क्योंकि वहां से 40, जब से हाईवे बन गया 40 से 45 मिनट का रास्ता है, तो वहां एम्स की जरूरत थी। लेकिन 10 वर्षों तक केंद्र में सपा समर्थित और बसपा समर्थित यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लगातार वहां के सांसदों ने, वहां के पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा रघुनंदन जी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो सहयोग चाहिए था वो सहयोग नहीं दे रही थी। कारखाना 90 से बंद पड़ा था यूरिया का, और वो यूरिया, मुझे याद है रघुनंदन जी, 1 मिनट और लूंगा मैं, कि स्वास्तिक छाप की यूरिया मेरे घर में आती थी, बचपन में मैंने देखा था। वो कारखाना 90 से बंद पड़ा था, उसकी सुध किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जो गैस आएगी वो गैस घर घर पहुंचे, हमने उसकी भी व्यवस्था की है। पूर्वांचल को 4 लेन 8 लेन से भी जोड़ने की हमने व्यवस्था की है। हमने एयरपोर्ट के भी सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की है, जिससे पूर्वांचल का टूरिज्म भी बढ़े, रोजगार भी मिले। ये तमाम बातें थी रघुनंदन जी। ठीक है सिंह साहब, सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। उस मुस्कुराहट को शब्दों के जरिए हम जरा समझें। इससे पहले परिचय करा दें, संजीव मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारी इस डिबेट में प्राइम एजेंडा में आ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आपकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री ने खुद बाकायदा फिगर आउट किया है संजीव जी कि कितना पैसा बजट में प्रावधान किया केंद्र सरकार ने और आप कितना खर्च कर पाए हैं। एम्स को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है दिल्ली में दौड़ने वाली सरकार है और यूपी में रेंगने वाली सरकार। ये सारे सवाल आने वाले समय में आपके सामने आएंगे, लेकिन पहले हम जरा सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो ये बताइए कि इस मुस्कुराहट का राज क्या है? जब सिंह साहब बोल रहे थे तो आप मन मन मुस्कुरा रहे थे, कोई तंज करने की इच्छा क्या भीतर हो रही है? नहीं राजीव जी, आपके साथ बहस में आया बहुत दिनों बाद, इसलिए आपका चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। कोई तंज करना राजनीति नहीं, कोई बात अगर दिल में है तो और ना कह दें। आईपी सिंह साहब को लेकर अभी वो इंसेफ्लाइटिस का जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार रही, वो नहीं हो पाया। हालांकि अखिलेश यादव ने आज मीडिया में यह कहा कि जनता तय करेगी कि एम्स का श्रेय किसे मिलेगा, किसे मिलना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है यही तो देश का दुर्भाग्य है कि आज की डेट में काम करने की जगह पर कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की जो स्थितियां आ गई हैं और जिस तरीके से जुमलेबाजियां हो रही हैं। पहले बिहार में चुनाव थे तो बिहार में जुमलेबाजी कि साहब 70,000 करोड़ दूं कि 80,000, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 और 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख, लो 1.25 लाख दे दिया। जैसे पैसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने घर से ला रहे हैं, गुजरात से ला रहे हैं, अडानी का, अंबानी का, किसका ला रहे हैं मालूम नहीं। उनको ये नहीं पता है कि ये देश का पैसा है, उत्तर प्रदेश का पैसा है, उत्तर प्रदेश केंद्रांश देता है, उसका वापसी का पैसा है। कौन सी बहुत बड़ी बात वो अपने व्यक्तिगत खजाने से या देश में मोनार्की है। मैं हंस इस बात पे रहा था कि जिस प्रकार से श्रेय लेने की होड़ हो रही है ना राजीव जी, इसमें अपने आप में इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि
मुख्य मुद्दे छूटे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब 30 साल से क्या कर रहे थे, हम पूछ रहे हैं कि 6.5 साल सरकार आपकी भी तो थी, आपने क्या कर दिया था? 6 बार 5 बार योगी बाबा वहां से सांसद हैं, कितनी बार उन्होंने कितना काम किया है कि भाई एम्स के लिए क्या करना है, उन लोगों ने किस तरीके के जो क्या बोलते हैं इसको, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस को लेकर के जिस प्रकार की यूपीए सरकार ने नीति बनाई थी, जो वैक्सीन उन लोगों ने निकालने की बात की थी, जिस तरीके की बाकी सारी चीजें की थी, इन सारी बातों को लेकर के आप कहीं पर भी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सिर्फ श्रेय लेने की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन दी, आपने एम्स की शिलान्यास कर दिया। क्या शिलान्यास का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री जी कहां से लाए हैं? इस चीज को भी तो थोड़ा सा बताएं ना। आप बात कर रहे हैं महंगाई की, आज की डेट में टमाटर की तो बात आपने कर ली, आपने 40 रुपए किलो की दाल आप खरीद रहे हैं किसानों से। किसानों को आप दाल 120 रुपए नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने ग्राहकों को, मजदूरों को, गरीबों को दाल 160 और 200 रुपए की बेच रहे हैं। आप इस स्थिति को देखिए। दाल आयात करने की बात कर रहे हैं आप बात ये नहीं कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों को जो 6000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है, और प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सहारनपुर में झूठ बोल करके गया, और आज के जो उन लोगों ने गलत बयानियां की हैं, ये राजीव रघुनंदन जी कल आप भी बोलेंगे। टमाटर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। मनरेगा की मजदूरी 33 दिन की रह गई है, 100 दिन की थी हमारे समय में। आज की डेट में दाल 60 रुपए किलो थी, हमारे समय में 160 रुपए से 220 रुपए किलो दाल है। आज की डेट में 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, 58 सांसद अपनी जो एमपी लेड फंड है वो 20% से कम खर्च किए हुए हैं। इन किसी बात का कोई जवाब नहीं। बेरोजगारी 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की बात थी, लाख 2 लाख या 3 लाख दिए हैं, इसकी कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए, उन सांसदों ने पिछले 2 सालों में कौन सी 6 बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश सेंट्रिक रखी, इसकी कोई बात नहीं। जबकि सुरेंद्र जी आज प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे गोरखपुर के मंच से कि ऐसे सांसद प्रदेश ने चुने हैं जो उन्हें सोने नहीं देते, दिन रात काम के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, भाषण की शुरुआत में कहा कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आप सोते कब हैं। प्रधानमंत्री जी की बात से कि ऐसे निकम्मे और नाकारा सांसद उन्होंने चुने हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है। ठीक है, अब जरा हम तो अमेठी और रायबरेली की जनता ने चुने हैं। ये 2 निकम्मे हैं सांसद, तो अमेठी और रायबरेली जो देश का सबसे और सवाल आने दीजिए, और सवाल आने दीजिए। अभी एकदम आरोप प्रत्यारोप में मत उलझिए, पूरी डिबेट का टाइम पड़ा है। अभी उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष को बोलना है। उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष को बोलना। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले, इटली से पैसा आया था उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए। ठीक है, सिंह साहब आएंगे, बहुत सारे सवाल भूल जाते हैं, उनके बाप का, उनके पूर्वजों का पैसा रहा है। ठीक है, उनके पूर्वजों का पैसा। सिंह साहब आएंगे, जरा सत्ता पक्ष को बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष देश में लगाया। शब्दों की भाषा, ये अपशब्दों की भाषा ऐसे निम्न स्तर के लोग प्रयोग करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, हम जरा संजीव जी के पास आते हैं। किसी भी तरीके से कोई गलत बात की हो तो प्लीज इसको रिपीट करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया हो, किसी के माँ बाप की बात की हो, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग दयाशंकर परसों कर रहे थे। रायबरेली की सांसद निकम्मी है, अमेठी का सांसद निकम्मा है, बेईमान है, चोर है, सोता है संसद में। ठीक है, ठीक है, देखिए इतना मत उलझिए। वैसे ही तो मेरे ख्याल से इस बहस को खत्म करें। नहीं, वैसे ही माहौल आप उत्तर प्रदेश में अपशब्दों का, अपमानजनक शब्दों का कहां जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। आईपी सिंह साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। हम उससे थोड़ा बचे। हम प्रधानमंत्री के दौरे का मीनिंग तो समझे। ठीक, आने दीजिए, आने दीजिए। अब जरा
संजीव जी को आने दीजिए, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर सही कहा स्मृति ईरानी जी। इस वक्त इस अमेठी को अपने संसदीय क्षेत्र मानती है, तो निकम्मी तो वही है। ठीक है, ठीक है, कोई कहने की बात सुरेंद्र जी ठीक है। चलिए संजीव मिश्रा जी आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में रेंगने वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली की तरह दौड़ने वाली सरकार चाहिए। आज प्रधानमंत्री ये कह रहे थे। संजीव मिश्रा जी, क्या विकास का जो इतना बड़ा आप लोगों का दावा है वो सब खोखला है, बेकार है? दरअसल आप उत्तर प्रदेश का विकास छोड़िए, सरकार चलाने में भी रेंगते ही दिखाई दे रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री का तो यही कहना है, गोरखपुर के मंच से फिगर देकर उन्होंने कहा है कि कितना पैसा बजट में है और कितना आप लोग खर्च कर पा रहे हैं। राजीव जी, दौड़ने वाली और रेंगने वाली जो बात है वो तो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग बचपने में एक कहानी सुना करते थे, खरगोश और कछुए वाली। खरगोश बड़ी तेज चलता था और कछुआ बड़ा धीरे धीरे चलता था। लेकिन जब धीरे धीरे चलता था तो वो कॉन्स्ट्रक्टिव चलता था और खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। वही वाली हालत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में तो बहुत दौरा कर रहे हैं। सपा सरकार क्या है, खरगोश या कछुआ? किसान आज जो हालत हो रही है, संजीव जी सपा सरकार है क्या? निश्चित रूप से हम तो खरगोश या कछुआ? जितना चलेंगे निश्चित रूप से कछुआ है। जितना चलेंगे उतना कॉन्स्ट्रक्टिव चलेंगे और जितना चल लेंगे 4-4.5 साल में हमने जो चला है वो इन्हें विपक्षी दलों को नहीं दिखाई देगा। क्योंकि इन विपक्षी दलों ने 4-4.5 साल में कोई काम नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार कछुए की चाल चल रही है, कम दौड़ पा रही है, तो आपने जनता के हितों की कितनी लड़ाई लड़ी? आपने जनता के साथ खड़े होकर विरोधी दलों का अपने ऊपर तमगा लगा करके आपने जनता के साथ खड़े होकर कितने धरना प्रदर्शन किए? मैं तो डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहता हूं कि 2017 का चुनाव आने दीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर में जो मार्जिन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि 2019 में जो सरकार बनेगी, ये बहुत साफ सी बात है, वो भी समाजवादी सरकार बनेगी और इनके ताबूत में आखिरी कील उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव होगा। ये 3 नंबर से 4थे नंबर पे जाने वाले दल हैं। बहुत साफ सी बात कहता हूं। अब हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे समाजवादी पार्टी इस वक्त चूंकि चुनावी माहौल है, लिहाजा हर राजनीतिक दल के डंके में बड़ी चोट। हमने तो 3 आज बोलिए संजीव जी पूरा करिए, फिर हम जरा ज्ञानेश जी के पास आए। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय कर पा रहा राजीव जी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय कर पा रहा और कोई तय कर रहा है तो किस तरीके का तय कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आज टीएमसी और एनसीपी के लोग भी यहाँ बैठे होते तो वो भी कहते कि अगली सरकार हम ही बना रहे हैं। लेकिन क्या होगा 2017 में ये वक्त बताएगा। आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे और तब आकलन करेंगे। 300 के ऊपर समाजवादी पार्टी जाती है कि बाकी। संजीव जी अब जरा ज्ञानेश जी को आने दीजिए, ज्ञानेश जी को डिबेट में आने दीजिए। ज्ञानेश जी, क्या ये बात सही दिखाई देती है जिस तरफ सुरेंद्र राजपूत इशारा कर रहे थे कि जो माहौल हमने बिहार चुनाव के पहले देखा था, वो कह भी रहे थे बार बार 80,000 करोड़ 90,000 करोड़, क्या प्रधानमंत्री उसी शैली में गोरखपुर की आज की रैली में कार्यक्रम में दिखाई पड़े या फिर नहीं, उससे कहीं ज़्यादा संवेदनशील, कहीं ज़्यादा गंभीर तौर पर वो वहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे? क्योंकि तकरीबन 2 दशक तो हो गए हैं, ये जो इंसेफ्लाइटिस जिसे जापानी बुखार कहते हैं, दिमागी बुखार कहते हैं, इससे न जाने कितने बच्चों, हज़ारों में है वो संख्या, न जाने कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने नवजात बच्चों की मौत हुई है। आज एम्स का शिलान्यास वहां पर हो रहा है, उस मौके पर प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे। निश्चित तौर पर चुनाव भी उनके जहन में रहा होगा और ये जो स्थिति है, ये जो एम्स का शिलान्यास है, ये तो रहा ही होगा। हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश को? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजीव जी की जापानी बुखार जो है पिछले 10 सालों से है, आज आधारशिला रखी गई है तो बुखार खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरी बात एक और इसमें है, 73 सांसद यूपी से आए हैं। कायदे से यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति 2 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। यूपी चुनाव में जिसने आपको 73 सांसद दिया हो, वहां सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे, और गोरखपुर में आज का जो भाषण है, आप ये समझ लीजिए कि भाषण का जो दौड़ती हुई सरकार और रेंगती हुई सरकार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो मुकाबला होता है, इनको जो हार मिलती है या इनको जो लड़ाई होती है, राज्यों के छत्रप से नीतीश जी से लड़ाई हुई थी, ठीक, वहां भी इसी तरह का वाकया था, इसी तरह का मामला था।
तो चूंकि पूरी बीजेपी जानती है कि हमें हमारी टक्कर जो है ऐसी पार्टी से है जिसका जमीन पर चाहे विकास, और रही बात विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। आप यूपी का घूमेंगे, आप देखेंगे तो हाईवे बन रहा है, क्रेडिट किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा वो तो जनता तय करेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो यूपी में जो बीजेपी का मिशन है उसके फोकल पॉइंट में सिर्फ मोदी जी हैं। इनकी रणनीति में कुछ कमजोरी है, मेरा ऐसा मानना है। जिस राज्य में 73 सांसद दिया हो वहां पर मोदी जी को आज आधारशिला रख करके और दौड़ती हुई सरकार, रेंगती हुई सरकार से अगर आप चुनावी आगाज शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मामला कमजोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आपको मायावती भी कमर कस के तैयार है। और जहां तक बात रहेगी जापानी बुखार और एम्स की बात, इससे विकास गोरखपुर जो पूर्वांचल का गढ़ है उससे गोरखपुर के लोगों को फायदा होगा, इसमें दो राय नहीं है। और ये होना चाहिए था, ये बहुत लेट से हुआ है। अगर प्रधानमंत्री या यूपी के सांसद जोर लगा करके आज से 1.5 साल पहले 1 साल पहले वो कर दिए रहते तो शायद उनका क्रेडिट और बढ़ता, मेरा ऐसा मानना है। मतलब ये चुनावी नजरिए से कम नहीं देखा जाता। हम ब्रेक पर जाए इससे पहले आईपी सिंह साहब इस बात का जवाब, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि क्या जो है वो रणनीति में कहीं कुछ कमी है, क्या पार्टी जो अब एक्टिव ज्यादा दिखाई दे रही है ऐसे प्रदेश के लिए जहां से 73 सांसद आते हो उसे और ज्यादा पहले एक्टिव हो जाना चाहिए था? क्या ये जो शिलान्यास आधारशिला आज रखी गई ये 1.5 साल पहले 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जैसा ज्ञानेश जी कह रहे हैं? सहमत या असहमत? नहीं, देखिए वो उत्तर प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, ये बहुत पहले से ये बातें पब्लिक डोमेन में है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी का एक लाइन का जवाब है कि समाजवादी पार्टी मिशन 2014 में नेताजी को प्रधानमंत्री बना रही थी, परिवार तक सिमट गई। और समूचा अगर देखा जाए तो जो जिन लोगों ने भी प्रश्न उठाया है, ये 72 सांसद श्रीवास्तव जी, ज्ञानेश जी, 72 सांसद 10 वर्षों तक सपा, बसपा और कांग्रेस के थे। वो भी समर्थन उनकी सरकार थी, सपा समर्थन दे रही थी, बसपा भी दे रही थी कांग्रेस को। क्या किया 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में? सिंह साहब, आप हमारे पे उंगली उठाइए। नहीं, उंगली की बात नहीं हो रही है। 60 वर्षों में सवाल है कि क्या है, उस पर भी हमें निगाह डालनी होगी। यूपी एक जैसा राज्य है, शैडो प्रधानमंत्री देता है, वहां से 72 सांसद इस बार आपको फुल फ्लेज में मिला है। चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। आज जो जमीन मिली है, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप तो अब तो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ सांसदों के बारे में सर राय बटी हुई क्यों है? जी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इतने कर्मठ सांसद हैं, दिन रात विकास के लिए और लोगों की चिंता के लिए इतना परेशान रहते हैं कि हमें सोने नहीं देते, और हम लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप सोते कब हैं। ये एक पक्ष है जो आज प्रधानमंत्री ने खुद कहा, और दूसरा पक्ष अभी सुरेंद्र राजपूत जी रख रहे थे, हमारे संजीव जी रख रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि ऐसे सांसद हैं कि साहब उत्तर प्रदेश जैसा जहां होना चाहिए था वो जिम्मेदारी कहीं दिखती नहीं। ये राय बटी हुई क्यों है? सांसदों का काम तो जमीन पे कम से कम दिखेगा। हम आए दिन खबरें देखते हैं कि जो सांसद ग्राम योजना के तहत जो एक गांव गोद लिया गया था, उन गांव की स्थिति तो हमें समझ में नहीं आती। आए दिन अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पर खबरें आती हैं, तो फिर वो कर्मठता दिख कहां रही है सांसदों की, ज्ञानेश जी? नहीं, आपने अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें कि दूसरे साल में जो गांव गोद लेना था, दूसरा गांव, उसमें बीजेपी के 22 या 23 एमपी ने गांव गोद लिया ही नहीं है। योजनाएं तो बन रही हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। देश बढ़ रहा है, यूपी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, लेकिन दिखना चाहिए कि आप क्रेडिट लेने की होड़ में, दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल पार्टी आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में आ गई है, किसी के पास पेशेंस नहीं है, जन सेवा की बात नहीं कर रहा है। हमने किया, एक सवाल होता है कि पैसा तो जनता का है, किसी का नहीं है, न सपा का, न बीएसपी का, न कांग्रेस का, हमारा है, आपका है। तो क्रेडिट लेने की जो होड़ मची हुई है, और ये मान लीजिए अभी तो कुछ नहीं हुआ है, गोरखपुर की चुनावी सभा से आगाज हुआ है। आने वाले समय में चूंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, पूरी की पूरी ये हमारी 5वीं 6वीं रैली गोरखपुर की है, आगाज नहीं हुआ है। नहीं, आगाज तो सहारनपुर से हो गया था, आगाज तो सहारनपुर की रैली से कर दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है, ज्ञानेश जी पूरा करें। जो लहजा है उसको आप देखिए कितना एग्रेसिव है। मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है कि होना चाहिए सब कुछ, लेकिन आप थोड़ा बैक में चले जाइए। इसी तरह की रैली बिहार में भी करते थे, पड़ोसी में जिक्र किया सुरेंद्र राजपूत जी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की रैली से सबक लेनी चाहिए बीजेपी को। आप कितना भी आरोप लगाइए राज्य सरकार को, राज्य सरकार के कामकाज को वहां लोकल की जनता देखती है। जी तब सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों का गठबंधन करा दीजिए।
करा दीजिए गठबंधन। नहीं, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गठबंधन की बात नहीं बोल रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि सपा बसपा की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, गठबंधन करा दीजिए। गोरखपुर पूर्वांचल है, गठबंधन कर ले। नहीं, आईपी सिंह साहब, अगर हम ज्ञानेश जी के सवाल के मूल को समझें तो क्या नीतीश कुमार नहीं, क्या बिहार की तरह ही चुनावी मोड में अब बीजेपी है यूपी में? नहीं, बिहार में लालू यादव के गठबंधन के बाद नीतीश कमजोर हुए थे, प्रधानमंत्री का अटैक काफी बढ़ा था, याद करिएगा। यहाँ स्थिति दूसरी है। जनता पार्टी ने विजय दर्ज की है। नहीं, ठीक है, चलिए, देखिए, चुनावी राजनीति में तो जनता तय करेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अभी हम असम जीत कर आए हैं। नहीं, असम जीत क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको क्षेत्रीय छत्र से जबरदस्त टक्कर मिलती है। वहां पर आपने इंपोर्ट किया था, नतीजा आप जीत आपके पास है। यहाँ जो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, आप याद करिएगा, बिहार में वो मांझी साहब को लाए थे आप। देखिए, और राजनीतिक दल सारी इथिक छोड़ दें। लालू और नीतीश दोनों विवादित रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ देखने की बात ना रही हो, दोनों मिल जाएं, ये उसके बाद चुनाव लड़े, ये बात नहीं समझ में आती है। ठीक है सिंह साहब, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। छत्रप है, कौन कहता कि ये क्षेत्रीय छत्रप नहीं है? ठीक है सिंह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो फिर महंगाई का जिक्र करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में अगर टमाटर महंगा हो जाता है, अगर सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, तो 24 घंटे हमारी आलोचना होती है, लेकिन हम ऐसे वो काम जो पिछले 2-3 दशकों में नहीं हुए, वो अगर हम करते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। दरअसल 30 साल के बाद गोरखपुर का खाद कारखाना आज शुरू हुआ है, एक, और दूसरा, यूरिया के दाम कम हुए हैं। प्रधानमंत्री इसको लेकर ये जिक्र कर रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कह रहे थे? क्योंकि बीजेपी भी महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाती थी। बीजेपी भी 2014 से पहले सब्जियों के बढ़े हुए दाम, तेल दालों के बढ़े हुए दामों पर सड़कों पर उतरा करती थी। आज ये परिवर्तन क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर हो रहे हैं इस सवाल के साथ। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए आरयूसी के मेंबर बने, संपर्क करें। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है। खुले में शौच का समापन,
भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे के मायनों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना चुनावी है और कितना सरकारी है, कितना उत्तर प्रदेश की विकास की चिंता से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी के पास हम जाना चाहेंगे। सुरेंद्र राजपूत साहब, पूरा प्रदेश और देश ये जानता है कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर बीजेपी ने किस किस तरीके से प्रदर्शन किए थे। अच्छी बात है, कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हो उसे प्रदर्शन करने चाहिए, खासतौर से सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों को लेकर। लेकिन सवाल यह कि आज प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि हमारे टमाटर महंगे होने और हमारे सब्जी महंगे होने की चर्चा और उसकी आलोचना 24 घंटे होती है, लेकिन हम जो अच्छे काम करते हैं उन पर कोई बात नहीं करता। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को इन 2 सालों में ही यह कहना पड़ रहा है? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। 60 रुपए किलो दाल हो जाती थी तो उनके सारे सांसद कपड़े उतार करके एक अंगोछा पहन करके उसमें 4-5 चीजों का दाम लिख करके चल देते थे, प्याज, दाल, ये वो दुनिया की चीजें। आज की डेट में इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। एक के बदले 10 सर लाते थे पहले, जब सीमा पर जिस तरीके की गोलीबारी होती थी। उसके बाद पिछले 2 सालों में इतनी गोलीबारी हुई है सीमा पर कि आपका जो है 10 साल का पूरा सब मिला करके भी उतनी गोलीबारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी अचानक से एयर ड्रॉप हो जाते हैं लाहौर में, और लाहौर प्रत्युत्तर में उनको जो है पठानकोट दे देता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं 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 भाई, गोली का जवाब जो है बोली से नहीं हो सकता। 2013 में प्रधानमंत्री जी कहते थे। तो इसके बाद जब आप आ रहे हैं यहां पर, तो कौन सा जवाब क्या दे रहे हैं? कश्मीर में क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान में क्या दे रहे हैं, चाइना में क्या दे रहे हैं, ये सब पूरी देश की दुनिया की जनता देख रही है। और राजीव रघुनंदन जी जिस तरीके से नेपाल को ये पाकिस्तान की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी पूरी देश की जनता देख रही है। तो आज की डेट में यही तो जुमलेबाजियों की सरकार है कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 100 दिन में महंगाई खत्म हो जाएगी। आज की डेट में जब टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो वही चैनल जो पहले इनको 24 घंटे इन्हें दिखाते थे, आज की डेट में अगर वो टमाटर दिखा देते हैं तो प्रधानमंत्री जी और उनके भक्तगण टमाटर की तरीके से लाल हो जाते हैं। पूरा एकदम इनका चेहरा मोहरा सब लाल हो जाता है। और पिछले 60 सालों में जितनी भी ये भाषा का प्रयोग कर सकते हैं वो सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि 60 साल में ये नहीं हुआ, 15 लाख करोड़ के घोटाले हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। 2 साल में 58 रुपए जो डॉलर था, आज की डेट में 70 रुपए हो गया। इस पर ये कोई जवाब नहीं देंगे। 2 साल में दाल 60 रुपए की 160 रुपए से लेकर 220 रुपए में हो गई, इसमें ये कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब ये देंगे कि पिछली घोटालों की सरकार थी, उससे पहले निकम्मा था, वो निकम्मी थी, फलाना था, ये था, वो था। हम तो ये सब कुछ नहीं कहते। पिछले 2 साल में आपकी सरकार है, 2 साल का पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, सीवीसी होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए। आज की डेट में कहते हैं, पहले कह रहे थे कि लोकपाल लाइए, आज की डेट में पिछले 2 साल से लोकपाल कहां है? देश की जनता आपके भ्रष्टाचार की शिकायत करे तो कहां करे? आज की डेट में आरटीआई की जितनी पेंडिंग एप्लीकेशन है राजीव रघुनंदन जी, पिछले 10 सालों में इतनी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं थी। आरटीआई को लेकर के जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं महाराष्ट्र में, हत्याएं हुई हैं गुजरात में, आज की डेट में जिस तरीके से दलित समाज में अनरेस्ट है, गुजरात में जिस तरीके से मरी हुई गायों का चमड़ा उतारने पर दलितों को पीट पीट करके मार डालने का कुत्सित प्रयास किया, हैदराबाद में रोहित वेमुला की जो स्थिति की, जेएनयू में जो काम किया और कश्मीर में जो काम किया, 6 साल के बच्चे को मार दिया, बुरहान वानी आतंकवादी था, उसका कोई भी समर्थन करेगा उसे मरना पड़ेगा। लेकिन 6 साल का बच्चा
मार दिया गया। इन्हीं की सरकार, एक निशान एक विधान की बात करने वाले लोग आज की डेट में 2 विधान और 2 निशान पर बैठे हैं। आईपी सिंह साहब, ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से न करे। ये 2 साल में वर्जन बदला कैसे? हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तब जो महंगाई बहुत अच्छी लगती थी और प्रदर्शन होता था, आज उस महंगाई पर चर्चा क्यों खराब लगती है? बोले तो समझ में नहीं आती। बस आईपी सिंह साहब से जवाब देते हैं। आईपी सिंह साहब, 6000 करोड़ रुपए को कहें कि 600 करोड़ रुपया बकाया है। आईपी सिंह साहब से जवाब लेते हैं। हद है, शर्म की बात है। सुरेंद्र राजपूत जी, आईपी सिंह साहब से जवाब लेते हैं। देखिए भ्रष्टाचार को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने इनकी सरकार से, जब यूपीए में भ्रष्टाचारियों की सरकार केंद्र में थी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, जिन पर बड़े बड़े आरोप सीएजी ने लगाए थे, ये मेरे वर्जन नहीं है, ये तो 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले के वर्जन सीएजी के हैं, जो साफ तौर से, और वो तमाम कोयले से लेके आसमान से हेलीकॉप्टर से लेके अभी सिनोरा गांधी का नाम भी अभी देखिए तमाम अखबारों में। सर, आज महंगाई खराब क्यों लग रही, और आज महंगाई पर चर्चा खराब क्यों लग रही? एक करके आ रहा हूं मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है। एसआईटी का गठन के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से कहा कि आप करिए, लेकिन जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन किया था, और काले धन पर जो नकेल कसनी थी भारत सरकार ने उसकी शुरुआत की। पिछले 3 दशक लेकिन सर, एसआईटी के गठन के बाद क्या हुआ, सवाल ये है। रघुनंदन जी, मैं गांव से रघुनंदन जी, मैं गांव से आता हूं, मैं गांव से आता हूं, और बचपन में मैंने वो देखा, वो दिन देखे हैं जब महीनों बैलगाड़ी से अरहर ढोई जाती थी। ये किसान का बेटा समझ सकता है, लेकिन पिछले 2-3 दशक में जो दोहरा सूखा पड़ा, उससे पहले जो ओलावृष्टि हुई, किसान बिल्कुल बर्बाद हो गए, ये फसल चौपट हो गई। भारत सरकार ने पूरे प्रयास किए, दुनिया से जो भी संभव था इंपोर्ट किया गया, और महंगाई अगर किसी चीज की बढ़ी तो सिर्फ दाल के दाम बढ़े हैं, किसी चीज के उसके अलावा थाली में सिर्फ कटोरी के दाम, एक कटोरी दाल के दाम बढ़े हैं। उसको लेकर हाय तौबा कांग्रेस करती है, विकास पर मुंह चिढ़ाने वाली बात करती है। एक सवाल आप हमसे पूछते हैं, वही सवाल पिछले 10 वर्षों तक जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या इस देश में किया। सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं है, वो किसी तरह से घुमा फिरा के ये कोशिश करती है कि हमको लेके चर्चा होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों से सरकार में है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विकास हो रहा है, लेकिन विकास सफाई का हो रहा है, विकास कन्नौज का हो रहा है, विकास गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे बीपीएल कार्ड होल्डर जो 20,000 करोड़ के हो गए, उनका हो रहा है। संजय सेठ जो कोषाध्यक्ष बनाया गया, महंगाई, देखिए महंगाई के मुद्दे से धीरे से आप किनारा कर रहे हैं सिंह साहब, प्रॉपर्टी डीलर था, महंगाई के मुद्दे से 2 लाइन में जवाब देकर आप किनारा कर रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि विपक्ष महंगाई को मुद्दा क्यों न बनाए, वो भी तब जब आप विपक्ष में थे, आपने इसी महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। सवाल इस बात का है। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई मुद्दा न बने, लेकिन आप बता दीजिए, जब देश में आपदा आई और दाल का उत्पादन घटा, तो दाल इंपोर्ट ही भारत सरकार कर सकती है। किसानों के लिए पहली बार जो इंपोर्ट, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस महंगाई को भी खुद को चर्चा में रखने के लिए मुद्दा बनाती है। 16,000 ये आरोप है आपको कि कांग्रेस खुद चर्चा में रहने के लिए ऐसे मुद्दों को, भारत सरकार ने ये सब पहली बार हुआ है। अच्छा ठीक है, हम इस पर भी आएंगे, सुरेंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन संजीव जी से एक टिप्पणी ले लें। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी टिप्पणी करिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल दाल के ऊपर लटक करके रह गए। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, 60 रुपए का सरसों का तेल 165 रुपए में पहुंच गया, आप उस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। आज टमाटर की स्थिति, वो बता तो रहे हैं कि 2-3 साल का सूखा है, उस पर आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2-3 साल का सूखा है, वो बता तो रहे हैं। उस सूखे में अगर थाली में 1 कटोरी महंगी हो गई तो भाई इतनी चिंता की बात क्यों है, वो ये कह रहे हैं। राजीव जी, इस बात को तो समझिए। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी,
हाँ राजीव जी, वो समझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जब मोदी जी ने शपथ ली थी उस समय 124 रुपए डॉलर प्रति बैरल का क्रूड ऑयल 26 रुपए और 28 रुपए में आ गया। लेकिन वो नहीं लोग इनको दिखाई दिया, और पूरे देश के जनता के सामने इनको रखना चाहिए था कि कितनी कमाई 2 साल में उसमें हो गई। आज अगर दाल खरीदनी पड़ रही है, आज अगर सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है, तो आपको उसमें से दिखाना चाहिए था कि हमने कितना खर्च कर दिया। पारदर्शिता इसे कहते हैं। लेकिन केवल सुनने से और देश में क्या, एक पारदर्शिता तो प्रधानमंत्री ने आज रखी ना, आंकड़ा पेश करके लगाए। आज वो कहां है, इनकी एजेंसियां कहां है? अच्छा संजीव जी, उसको पता नहीं लगा। प्रधानमंत्री ने एक पारदर्शिता तो रखी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। वाले नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। संजीव जी, सवाल तो लीजिए, सवाल पूछिए इनसे, अखिलेश यादव जी और आजम खान रोज रोज लंदन क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। अरे फिर वो प्रधानमंत्री के दौरे पर आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री दौरे बहुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में खोट है। इनका कोई बुलावा नहीं है, लेकिन ये रोज घूमने जाते हैं। अच्छा ठीक, कथनी और करनी अब फिर हम ज्ञानेश जी को ले आए किसी साहब। नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के तुलना में प्रधानमंत्री बिहार में मिला और उत्तर प्रदेश डॉलर तब भी 68 रुपए था। डॉलर जब यूपीए दल होंगे। सर हो गया, साफ सी बात मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। ठीक है संजीव जी, हो गया। हम जरा सवाल को और आगे बढ़ाएं। ज्ञानेश जी की टिप्पणी ले। समय भी सिंह साहब $68 आ रहे हैं, एक डॉलर आ रहे हैं, 68 रुपए थी। सिंह साहब आ रहे हैं। आज भी डॉलर के मुकाबले वही रेट है। ठीक है, सिंह साहब आ रहे हैं, करने की बात है। सिंह साहब आ रहे हैं। ज्ञानेश जी, 2-3 तजुर्बे हो चुके हैं, उससे ज्यादा अगर आपको हो तो आप शेयर करिएगा दर्शकों के साथ और हमारे पैनल के साथ, कि क्यों ऐसा होता है कि जब जब कोई महत्वपूर्ण घटनाएं देश में होती हैं। दादरी वाला मामला था, प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के दौरों पर जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, और अगर वो की भी तो बहुत हल्की और बड़ी देर से। जेएनयू वाला मामला था, प्रधानमंत्री देश में अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे थे, जनता ये उम्मीद कर रही थी कि देश का प्रधानमंत्री बड़े मंच से इतने बड़े विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ कहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री टिप्पणी करने से बचे। रोहित वेमुला वाला मामला था, हमने देखा प्रधानमंत्री लखनऊ में आए, एक दीक्षांत समारोह में छोटी सी टिप्पणी प्रधानमंत्री ने की, और वो भी देर से की गई टिप्पणी ही बताई गई। आज भी देश ये इंतजार कर रहा था कि गोरखपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कम से कम दलित उत्पीड़न को लेकर देश में इस वक्त जो स्थिति है या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब देंगे। ऊना में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री शायद उस पर कोई टिप्पणी करें। मायावती जी को लेकर जो टिप्पणी हुई, शायद प्रधानमंत्री उस पर कुछ कहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल यह कि हमारे प्रधानमंत्री जानबूझकर चुप क्यों रहते हैं? ज्ञानेश जी। राजीव जी, देखिए, इसमें दो राय नहीं कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है। इतिहास में आप जब देखेंगे, जो लोकप्रिय नेता होता है विवादित मुद्दों से अपनी राय हटा लेता है। चाहे इंदिरा गांधी को देखिए, बहुत कम बोलेंगे लोग, जब बोलेंगे, लेकिन उनके साथ के भक्तगण या उनके पार्टी कार्यकर्ता लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं जब उनके भक्त लोग। रोहित वेमुला वाला मामला हो, चाहे आपको दादी वाला मामला, उसका रिजल्ट उल्टा मिला बीजेपी को, याद कीजिएगा, क्योंकि दादी वाला मुद्दा ऐन वक्त पर बिहार चुनाव के समय आया था, आपको रिजल्ट नहीं मिला, मोदी जी किनारे कर गए। तो एक लोकप्रिय नेता जो होता है वो बचता है। और दूसरी बात, पूरी विपक्ष के लिए एक ही मात्र टॉप लीडर चल रहा है बीजेपी में, कौन है? मोदी जी है। आप मानते हैं बीजेपी में कौन? मोदी जी है। सारे चुनाव मोदी जी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ी जाती है। ऐसे में ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के वो बड़े नेता है, साथ में प्रधानमंत्री भी है। आप ये कह रहे हैं कि लोकप्रिय नेता बचता है, जी। लेकिन लोकप्रिय नेता की एक जिम्मेदारी भी तो होती है। ऐसा लोकप्रिय नेता जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो तो देश की जनता उम्मीद भी तो करती है, या विपक्ष ही क्यों न सही, उम्मीद भी तो करता है कि भाई प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे इस मामले में, प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे। तो क्या वो लोकप्रियता हर चीज से आपको बचा देती है कि नहीं साहब, अगर लोकप्रिय बने रहना है तो कृपया करके इस चीज में, इस सब्जेक्ट में हाथ मत डालिए, वरना स्थिति खराब हो जाएगी? नहीं, इसके पहले भी आप देखेंगे, जब भी कोई मामला होता है तो बड़बोलापन नेता जो है ना, वो लोकप्रिय नहीं बन सकता है। और छोटी छोटी मुद्दा, जैसे आप रोहित वेमुला वाला बात है, छोटा मुद्दा नहीं, छोटी मुद्दा। आप इस रूप में देखिए कि देश का प्रधानमंत्री अगर टिप्पणी करता है, उसके राजनीतिक मायने और अंतर्राष्ट्रीय मायने दोनों निकल के आते हैं। तो बचना मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है। अब रही बात की पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में लोग तो सवाल करेंगे,
सवाल करना उनका अधिकार है। तो क्या हमारा काम है उनसे भी सवाल करना कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि देखिए हमारे देश में तो पहली बार ये प्रयोग हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री रेडियो से महीने में एक बार मन की बात करता हो। लेकिन एक प्रधानमंत्री मन की बात कर सकता है और वो मुद्दा जो देश में हलचल मचाए हुए है या विपक्षी पार्टियां जिस मुद्दे को उठा रही हैं, जिस मुद्दे की संवेदनशीलता भी है, उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के मन में कुछ ना आता हो, ये कैसे संभव है? हाँ, इसमें दो बातें बताऊंगा। देखिए, आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, जब बड़े मुद्दे आते हैं वो चुप रहते हैं, लास्ट मोमेंट में वही बोलते हैं। नीतीश जी को देखिए, कोई ऐसा मुद्दा आता है तो वो बचते हैं। जो लीडर जो होता है ना, हमारी भी इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बोलें कुछ, एज ए दर्शक, एज ए व्यूअर, एज ए पत्रकार मेरा जानने का हक बनता है। लेकिन इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं हो सकती है जो कि प्रधानमंत्री हैं प्लस एक बड़ा लीडर है। आप प्रधानमंत्री से तो उम्मीद रखते हैं, सेम उसी तरह से आप देखिए कि यूपी में अखिलेश यादव हर मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आज नहीं सर, तो सवाल ये है ज्ञानेश जी कि यही तर्क मनमोहन सिंह को उनके बचाव के लिए क्यों नहीं दिया गया? अगर मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे तो फिर यही बीजेपी जो विपक्ष में थी वो उसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाती थी? क्यों मनमोहन सिंह को फिर मनमोहन सिंह कहा गया? अगर हम ये मान लें कि देश का बड़ा नेता, वो भी वो नेता जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, जो लोकप्रिय है, वो इस तरह की चीजों से बचता है। हम जरा पैनल के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, छोटी सी टिप्पणी करिएगा सर। क्या यह बात जायज लगती है कि लोकप्रियता में आप बचाव ढूंढने लगे, लोकप्रियता में आप जिम्मेदारी से बचने लगे, आप मन की बात करें, देश में एक नया ट्रेंड सेट करें? मन की बात यह भी तो बताती है कि हमारा जो पसंदीदा नेता है वो संवेदनशील है, लेकिन वो संवेदना सिलेक्टिव हो जाती है जब आप किसी मंच पर चाहते हैं। जनता या पत्रकार या दर्शक उम्मीद करते हैं कि आप बोलेंगे, लेकिन आप नहीं बोलते। देखिए राजीव जी, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। कल्याण सिंह जी ने कही थी किसी समय पर, उन्होंने कहा था कि तिकड़म करके आप पद पा सकते हैं, लेकिन तिकड़म करके आप कद नहीं पा सकते। आज की डेट में छोटे कद के लोग बड़े पदों पर बैठ गए हैं तो वो उनको डर लगता है। आज की डेट में इस चीज को देखिए, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने किसी मुद्दे पर नहीं छोड़ा, जिस मुद्दे पर जरूरत हुई उस मुद्दे पर बोला। 2002 के दंगों पर भी बोला कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। यहां पर जो स्टेट्समैन होगा वो मुद्दों पर बोलेगा। यहां पर जो स्टेट्समैन होगा जिसे जनता की परवाह होगी वो मुद्दों पर बोलेगा। जिसे जनता की परवाह होगी वो $126 के तेल को 70 रुपए में बेचेगा, $45 के तेल को 70 रुपए में नहीं बेचेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर तेल सस्ता होगा तो जनता को फायदा मिलेगा, तेल महंगा होगा तो सरकार अपने पूल में से उस चीज को देगी और जनता के ऊपर बोझ कम डालेगी। ये प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सिर्फ 2% लोगों की सुविधा का ख्याल रखना चाहते हैं, और उन 2% में जो है अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, इन लोगों ने काले धन की बात की। काले धन की बात लाने की तो बात छोड़ दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 6000 करोड़ का काला धन हांगकांग गया। आधिकारिक सूचना है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, डीआरआई कह रही है, ईडी कह रही है। इनकी प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी को लोग सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसान के मन की बात, मजदूर के मन की बात, पत्रकार के मन की बात, गरीब के मन की बात नहीं सुनते हैं। इस वजह से वो सारे मुद्दों से भागना चाहते हैं। ठीक, संजीव जी की टिप्पणी ले लें, पार्टी संजीव जी की टिप्पणी ले लें, फिर आरपी सिंह साहब से जवाब लेकर के जो भी कमियां रही हो उसके मुद्दों में बचना चाहती है। संजीव जी की एक टिप्पणी, फिर सिंह साहब से जवाब ढूंढती है। ठीक है, राजपूत जी, संजीव जी से टिप्पणी, फिर सिंह साहब से जवाब। संजीव जी, क्यों नहीं बोलते बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत साफ सी बात है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय इनके मैनेजर पीके थे। पीके ने यह तो समझा दिया कि बड़े बड़े विज्ञापन दे दो, हाई महंगाई, डायन महंगाई, मार डाला। आपने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा और पूरे देश की जनता ने देखा। लेकिन पीके लोकसभा के चुनाव के बाद उनका मैनेजमेंट खत्म हो गया। अब इनको ये तो कम से कम तय कर लेते कि आगे हम क्या करेंगे, किस तरीके से 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, किस तरीके से 100 दिन में काला धन लेकर आएंगे, किस तरीके से 100 दिन में हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ठीक,
बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज किस तरीके की बातें कह रहे हैं ये आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं 4-4.5 साल में जो अखिलेश यादव जी ने विकास की गंगा रैंक कर उसके बकौल प्रधानमंत्री आपने विकास तो किया होगा, लेकिन रैंक कर बकौल प्रधानमंत्री आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेंगने वाली सरकार है, दौड़ने वाली सरकार चाहिए। आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए, बड़े मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते जब देश की जनता चाहती है कि वो बोलें? और हमारे प्रधानमंत्री बड़े वाक्पटु हैं, अपनी संभाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। राजीव जी, दलितों पर दलितों पर अत्याचार की बात उठी है पूरे देश में कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन दलितों के प्रति भारत सरकार ने आज तक के इतिहास में जितना काम किया आज तक नहीं हुआ। इटवा विधानसभा, यहाँ के माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वहां उनके क्षेत्र में एक दलित प्रधान की महिला की हत्या कर दी गई और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, कार्रवाई तक नहीं हुई। एक दलित की बच्ची 12वीं पास, सीएम आवास से 300 मीटर दूर और डीजीपी मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी के बीच में जो रिपोर्ट आई है 32 लोगों ने रेप किया था और आज तक उसकी जांच सबमिट नहीं हो पाई। और इसके साथ अगर देखा जाए इस देश आईपी सिंह साहब फिर उस सवाल से आप बच रहे हैं, जो बैंकों सर फिर उस सवाल से आप बच रहे हैं सिंह साहब। नहीं हमारा तो करोड़ भाई मन की योजना के नहीं सिंह साहब हमारा सवाल लीजिए सर। मन की बात करने मन की बात संवेदनशीलता दिखाती है। नहीं सर, मन की बात संवेदनशीलता दिखाती है, अच्छी बात है। नहीं सिंह साहब, 1000 करोड़ सिंह साहब अच्छी जनधन आम जनता को हमने उनके हाथों में पैसा देने का काम किया। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से दलितों को, जो दलित वर्ग है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो सब्सिडी मोटा कांग्रेसी खा जाते थे, उसके माध्यम से 5000 करोड़ की योजना के साथ गरीब आदमी को फ्री गैस कनेक्शन। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तब राशनिंग शुरू हो जाती है और उसके कोटे क्या ज्यादा लोकप्रिय होने से बचते हैं प्रधानमंत्री? ये बता दीजिए। हमारी सरकार बनी है। आईपी सिंह साहब, हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं सर। देखिए दाएं बाएं तो कई बार हो, क्या ज्यादा लोकप्रियता से एक डर आ गया है कि इन मुद्दों पर मत बोलो? क्या लोकप्रियता से बचाव करना पड़ रहा है? हाँ बचते हैं राजू जी, आप बता दीजिए कि नहीं, कोई एक कारण बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी इस कारण से यहां बच गए हो। गुजरात के मुद्दे पर गुजरात में दलितों की जिस प्रकार फेडरल स्ट्रक्चर में बोले हैं क्या? फेडरल स्ट्रक्चर में ये जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की है। अगर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी क्या ये घटनाएं कहां पर हिमाचल में नहीं हो रही है? क्या ये कर्नाटक में नहीं हुई है? कांग्रेस गवर्नमेंट है? ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर। समय बिल्कुल नहीं है। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, क्या वहां दलितों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, गुजरात के खिलाफ। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आईपी सिंह साहब, संजीव मिश्रा और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश जी आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं।